तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ नेफ्रॉन चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड पिछली बार मैंने आपको किडनी करवाया था, अब मैं आपको करा रही हूँ नेफ्रॉन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली नेफ्रॉन क्या होता है ये लिखा हुआ है। नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन के हर किडनी के पास 1 से 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन start decreasing after about 45 to 50 years of age at the rate of 0.8% to 1% every year। मतलब किडनी के पास देखो, किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। फिर किडनी जो होता है उसके पास कितने नेफ्रॉन होंगे, 1 से 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे। और इसका जो नंबर है नेफ्रॉन का वो 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज में डिक्रीज करेगा 0.8 से 1% एवरी ईयर। ठीक है, इतने रेट पे। अब हर नेफ्रॉन किससे बनता है, 2 पार्ट से बनता है। एक ब्लाइंड एंड होता है जिसे हम लोग रीनल करप्सल बोलते हैं या फिर मालफिजियन करप्सल बोलते हैं, और दूसरा है ट्यूबुलर पोर्शन जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल टिब्यूल। एक है ट्यूबुलर पोर्शन, एक है हमारे पास रीनल करप्सल जिसे हम लोग ब्लाइंड एंड है जो हमारा, जिसे हम लोग मालफिजियन करप्सल भी बोलते हैं। सो नेफ्रॉन आर बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, मालफिजियन करप्सल और रीनल करप्सल, एंड द अनदर वन इज द रीनल टिब्यूल विच इज अ ट्यूबुलर पोर्शन। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, एफरेंट आर्टरियोल है। ये हमारे पास क्या है, इफरेंट, ए से मतलब आना, ठीक है, एंटर करना, ई से एग्जिट करना, बाहर निकलना। ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी कि पीसीटी हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, थिक डिसेंडिंग लिम्ब हो गई। ये मेरे पास होगी थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। ठीक है, ये थिक डिसेंडिंग सेगमेंट होगी, मोटी है इसलिए थिक है, ये पतली है तो थिन है। और ये हमारे पास हो गया हेयर पिन बैंड। अब हेयर पिन बैंड को हम लोग लूप ऑफ हेनली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली। और एक और चीज़, ये हमारा यहाँ पे जो कैपिलरीज का टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ना, बहुत सारी कैपिलरीज दिख रही है, ये ग्लोमेरुलस है। क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये हमारे पास हो गया डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल जिसे हम लोग वो डीसीटी भी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ये मेरे पास हो गया थिक असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, वो मेरे पास डिसेंडिंग लिम्ब थी, ये मेरे पास असेंडिंग सेगमेंट हो गया, ये लिम्ब बोल लो। ये मेरे पास हो गया थिन असेंडिंग सेगमेंट, ये थिन है वो थिक है, ये थिन है वो थिक है, याद रखना। उसके बाद ये मेरे पास लास्ट में हो गई है कलेक्टिंग डक्ट। क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट, जो मैंने आपको किडनी में बोला था मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं कि रीनल कॉर्पसल क्या होता है। सो रीनल कॉर्पसल और मालफिजियन कॉर्पसल इज अ स्फीरोइड एंड स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 200 माइक्रोन। ये मेरे पास एक स्फीरोइड स्ट्रक्चर है या फिर स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर होगा 200 माइक्रोन, 200 माइक्रोन इसका डायमीटर है। फंक्शन क्या रीनल करप्सल का, कि वो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का, विच फॉर्म्स द फर्स्ट फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन के बनने का पहला फेज है जो, ठीक है, रीनल करप्सल ब्लड को फिल्टर करेगा जिससे यूरिन फॉर्मेशन होगा, यानी कि फर्स्ट फेज यूरिन फॉर्मेशन का होगा। सो रीनल करप्सल और मालफिजियन करप्सल इज द स्फीरोइड और स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 200 माइक्रोन। फंक्शन ऑफ रीनल करपसल इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होना जो कि फर्स्ट फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन ऑफ द रीनल करप्सल एंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो रीनल करप्सल कहाँ पे सिचुएटेड है, कोर्टेक्स ऑफ द किडनी में, आइदर नियर द पेरिफेरी और नियर द मेडुला। पेरिफेरी के नज़दीक यानी कि आउटर सरफेस पे होगा, कोर्टेक्स के नियर कहाँ पे, या तो उसके आउटर सरफेस पे या मेडुला के पास आपको रीनल कॉर्पसल मिलेगा। या तो कहाँ मिलेगा, पेरिफेरी पे मिलेगा कोर्टेक्स की, या फिर आपको मेडुला के पास आपको क्या मिलेगा, रीनल कॉर्पसल मिलेगा। वैसे सिचुएटेड कहाँ पे, कोर्टेक्स ऑफ द किडनी में है, नियर द पेरिफेरी और नियर द मेडुला आपको रीनल कॉर्पसल मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रॉन के टाइप्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, जिसे हम लोग सुपरफिशियल
सुपरफिशियल नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स हैविंग द कॉर्पसल्स इन आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, मतलब जिसके अंदर रीनल कॉर्पसल जो होंगे वो किडनी के आउटर कोर्टेक्स के अंदर होंगे, नियर द पेरिफेरी, उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन ह्यूमन किडनीज 85% नेफ्रॉन्स क्या होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे। मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ये देखो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है आपके, जो कि कहाँ पे होगा, नियर द पेरिफेरी ऑफ द कोर्टेक्स होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब रीनल करप्सल आपका कहाँ पे होगा, आउटर कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में, नियर द पेरिफेरी। और 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। और दूसरे हमारे पास आगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स हैविंग द करप्सल्स इन इनर कोर्टेक्स। एक होता है हमारे पास आउटर कोर्टेक्स, एक होता है इनर कोर्टेक्स। आउटर कोर्टेक्स जब आएगा तो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, इनर कोर्टेक्स या फिर नियर मेडुला बोल लो, या फिर कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन बोल लो, जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला आपस में मिल रहे हों उसे हम बोलते हैं कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन। तो वहाँ पे जो नेफ्रॉन मिलेंगे जिनके पास नेफ्रॉन्स हैविंग इनर कोर्टेक्स नियर मेडुला, नेफ्रॉन्स हैविंग द करप्सल्स इन द इनर कोर्टेक्स नियर द मेडुला और कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। आउटर आउटर कोर्टेक्स आएगा तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इनर कोर्टेक्स की बात करेंगे तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं, टेबल नंबर 49.1 में दे रखे हैं। ठीक है, टेबल नंबर 49.1 में अगर मैं बात करूं तो दो तरह के नेफ्रॉन्स दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पसल। 49.1 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। स्ट्रक्चर क्या है रीनल कॉर्पसल का, तो रीनल कॉर्पसल में क्या क्या आता है, एक आता है ग्लोमेरुलस, एक आता है बोमेंस कैप्सूल। मैंने आपको बताया ना, ये आता है आपका बोमेंस कैप्सूल, और उसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो पड़ी होंगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये रीनल कॉर्पसल के स्ट्रक्चर में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस होता क्या है। ग्लोमेरुलस होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कितनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे पास पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस हो गया। देखो कैपिलरीज है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक है, एंक्लोज्ड बाय बोमेंस कैप्सूल, किसने बंद किया है इसको, बोमेंस कैप्सूल ने एंक्लोज किया है। इसके पास क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इंटरपोज्ड बिटवीन एफरेंट आर्टरियोल ऑन वन एंड एंड इफरेंट आर्टरियोल ऑन दी अदर एंड। एक एंड पे क्या होगा, एफरेंट आर्टरियोल होगा, अनदर एंड पे क्या होगा, इफरेंट आर्टरियोल होगा, जिससे ये इंटरपोज जो हो रहा है ये किसमें है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंक्लोज्ड है। दस द वेस्कुलर सिस्टम इन द ग्लोमेरुल इज प्योरली आर्टरियल। इसीलिए जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम है, अगर मैं बात करूं कि आर्टरीज और वेन्स की बात करूं तो इसमें देखो वेनस का तो कुछ है ही नहीं, सारा कुछ आर्टरियोल ही आ रहा है, तो इसीलिए प्योरली ये आर्टरियोल है। ग्लोमेरुलर का जो वेस्कुलर सिस्टम है प्योरली क्या है, आर्टेरियोल है, कोई इसमें वेन्स की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल। आफ्टर एंटरिंग द बोमेंस कैप्सूल द एफरेंट आर्टरियोल, देखो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एफरेंट आर्टरियोल से आ रही है। जैसे ही एफरेंट आर्टरियोल ने ग्लोमेरुलस में एंटर किया, कहाँ पे एंटर किया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अराइज फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल, सॉरी एफरेंट आर्टरियोल से हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आ रही हैं और बोमेंस कैप्सूल में एफरेंट आर्टरियोल एंटर कर रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। अब इफरेंट आर्टरियोल की अगर मैं एफरेंट आर्टरियोल की बात करूँ, द एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड्स इनटू 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज, 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज में डिवाइड है, मतलब एफरेंट आर्टरियोल किस में डिवाइडेड है, 4 to 5 लार्ज कैप, देखो सीधी सी बात है, जो आर्टेरियल है वो डिवाइड करेगा 4 से 5 लार्ज कैपिलरीज में, फिर लार्ज कैपिलरी स्मॉल कैपिलरीज के अंदर सब डिवाइड कर जाएंगे, फिर स्मॉल कैपिलरी क्या करेंगे, इररेगुलर लूप्स में अरेंज होंगे और एनास्टमोसिस कर लेंगे, यानी कि अटैचमेंट करके इररेगुलर लूप्स के अंदर अरेंज हो जाएंगे। एनास्टमोसिस का मतलब होता है अटैचमेंट, ठीक है। और सारे के सारे जो स्मॉल कैपिलरीज है वो फाइनली यूनाइट कर जाएंगे, सारी स्मॉल कैपिलरीज यूनाइट करके क्या बना देंगी, इफरेंट आर्टरियोल की तरह लीव कर जाएगी हमारे बोमेंस कैप्सूल को, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल आई, एफरेंट आर्टरियोल ने क्या किया, लार्ज कैपिलरी में डिवाइड किया, लार्ज वाली ने सब डिवाइड किया स्मॉल में, स्मॉल वाली रीयूनाइट करी, इफरेंट आर्टरियोल बनाया, इफरेंट आर्टरियोल ने फाइनली बोमेंस कैप्सूल को लीव कर दिया। ये चीज़ है इस पैराग्राफ में। फिर हम बात करते हैं डायमीटर की। सो अब हम बात करते हैं डायमीटर की। तो इफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो एज कम्पेयर टू द एफरेंट आर्टेरियोल कम है, ठीक है। सो द डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल इज लेस देन दैट ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल।
यही हमारे पास डिफरेंट है, डायमीटर में डिफरेंस है, और यही हमारी फंक्शनल सिग्निफिकेंस है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो मैंने आपको बताया था वो किससे बनती है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनती है। Glomerular capillaries are made up of single layer of endothelial cells which are attached to a basement membrane। जो basement membrane से अटैच होता है, एंडोथेलियम के पास बहुत सारे क्या होंगे, पोर्स होंगे, मतलब होल्स होंगे, जिसको हम लोग फेनिस्ट्रेट या फिर फिल्ट्रेशन पोर्स कहेंगे। ठीक है, कि यहाँ से इस होल्स से हमारी फिल्ट्रेशन होगी, इसलिए फिल्ट्रेशन पोर्स कहेंगे। फिर डायमीटर, हर पोर का डायमीटर कितना होगा, 0.1 माइक्रोन होगा। प्रेजेंस ऑफ द फेनिस्ट्रा, और जो ये होल्स की प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंट होगा जो, ये एक प्रूफ होगा, एक एविडेंस होगा कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन फंक्शन हो रहा है ग्लोमेरुलस का, कि इन्हीं होल्स से हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये प्रूफ होगा। तो सीधी सी बात है, फंक्शनल हिस्टोलॉजी में यही है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है जो कि सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनते हैं, और हर एंडोथेलियम के पास क्या होंगे, पोर्स होंगे, जिसे बोलते हैं फेनिस्ट्रेशन, फेनिस्ट्रेट या फिर फिल्ट्रेशन पोर्स बोलेंगे, जहाँ से हमारी फिल्ट्रेशन होगी, उस चीज़ का प्रूफ है ये वाले फेनिस्ट्रेट। फिर मैंने और क्या बताया, 0.1 माइक्रोन डायमीटर होगा हर पोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोमेंस कैप्सूल क्या होता है। सो बोमेन कैप्सूल एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर है। तो बोमेंस कैप्सूल क्या है, कैप्सुलर स्ट्रक्चर है। अगर बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलर्स की कैपिलरीज होंगी, डक्ट ऑफ कैपिलरीज होंगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ये दो लेयर्स से बना है बोमेन कैप्सूल, एक बना है इनर विसलर लेयर से और आउटर पैराइटल लेयर से बना है। ठीक है, विसरल लेयर जो होगी वो कवर करती है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को, मतलब ये हमारी कवर करेगी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को। इट इज कॉन्टिन्यूस एज द पैराइटल लेयर एट द विसरल पोल। ये कंटिन्यू कैसे होगा, पैराइटल लेयर एट द विसरल पोल। ठीक है, पैराइटल लेयर इज कंटिन्यूड विद द वॉल ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन के साथ कंटिन्यू होगा। क्लेफ्ट लाइक स्पेस बिटवीन द विसरल और पैराइटल लेयर में जो हमारा क्लेफ्ट लाइक स्पेस होगा इस कॉन्टिन्यूस एज द ल्यूमस ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन। ट्यूबुलर पोर्शन का ल्यूमन कहलाया जाएगा, उसकी तरह कॉन्टिन्यू होगा। ठीक है, एक होगा हमारे पास इनर विसरल लेयर, आउटर पैराइटल लेयर, दोनों के बीच में क्लेफ्ट स्पेस होगा जिसके अंदर ल्यूमन भरा होगा। ठीक है, और जो बोमेंस कैप्सूल का जो फंक्शनल एनाटमी होगा वो किसको रिसेंबल करेगा, फनल को रिसेंबल करेगा, जिसके पास फिल्टर पेपर के साथ, विद द फिल्टर पेपर। डायमीटर बोमेंस कैप्सूल का क्या होगा, 200 माइक्रोन होगा। जो मैंने ये सेम डायमीटर होगा किसका, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना डायमीटर रीनल कोरप्सल का, वो बोमेंस कैप्सूल का सिमिलर होगा 200 माइक्रोन्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल हिस्टोलॉजी की। सो बोथ द लेयर्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल किससे बनती है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एंडोथेलियल सेल से बनती है। बोमेंस कैप्सूल की दोनों लेयर्स जो है कौन कौन सी, एक मैंने आपको बताई है इनर विसरल, और एक बताई है मैंने आपको पैराइटल वाली, आउटर आउटर पैराइटल। दोनों लेयर्स जो है बोमेंस कैप्सूल की, ये किससे बनी है, फ्लैटेड एंडोथेलियल सेल से बनी है, जो कि रेस्ट कर रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है विसरल लेयर की, वो किसके साथ कंबाइंड करेंगी, किसके साथ फ्यूज़ करेगी, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के साथ करेंगी फ्यूज़, ऑन विच द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड, जिस पे कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स अरेंज है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है विच आर फ्यूज टुगेदर, मतलब ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की है और ये जो विसरल लेयर की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये फ्यूज कर रही हैं, फॉर्म द सेपरेशन बिटवीन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंडोथेलियम एंड द एपिथेलियम ऑफ विसरल लेयर। मतलब दोनों के एपिथेलियल में एक सेपरेशन लेके आएगी, ग्लोमेरुलर एपिथेलियम में और किसमें, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के एपिथेलियम में, और विसरल लेयर के एपिथेलियम के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सेपरेशन लेके आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विसरल लेयर फ्यूज विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन बट द फ्यूजन इज नॉट कंप्लीट। देखो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं विसरल लेयर के, वो फ्यूज तो करते हैं किसके साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन ये फ्यूजन कंप्लीट नहीं होती। हर सेल जो होता है वो कनेक्ट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बाय साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ एंड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पेडिकल्स। पेडिकल्स की हेल्प से हर सेल जो है वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, हर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कैसे कनेक्ट होता है, मतलब एंडोथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट तो होता है, लेकिन पेडिकल से, जो कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है एपिथेलियल सेल्स की। पेडिकल्स बोल लो या फीट बोल लो, एक ही बात है। अब पेडिकल्स अरेंज होंगे इन एन इंटरडिजिटिंग मैनर लीविंग स्मॉल क्लेफ्ट लाइक स्पेसिस इन बिटवीन। पेडिकल्स इंटरडिजिटिंग मेम्ब्रेन की तरह अरेंज होंगे और स्पेस छोड़ेंगे किसमें, बीच में स्मॉल क्लेफ्ट स्पेसिस, और ये जो क्लेफ्ट लाइक स्पेसिस है स्लिट पोर बोलेंगे। एपिथेलियल सेल्स विद पेडिकल्स, एपिथेलियल सेल्स पेडिकल्स के साथ मतलब स्लिट स्मॉल क्लेफ्ट लाइक स्पेस के साथ
पोडोसाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको भी एक डायग्राम, उसको देखो फिर और क्लियर हो जाएगा। सो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फेनिस्ट्रा भी शो कर रखा है। फेनिस्ट्रा मतलब मैंने आपको बताया था ना, फिल्ट्रेशन पोर होगा, ठीक है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। और आपको यहाँ पे स्लिट पोर दिखाए गए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे पोडोसाइट दिखा रखा है, मतलब एंड अब वो सेल्स के साथ साथ, सेल्स किसके साथ, पेडिकल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलेंगे, पोडोसाइट, ठीक है, यही चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पोर्शन 3 पार्ट से बना है। अब वो 3 पार्ट, ये कॉन्टिन्यूशन है। पहली बात तो ट्यूबुलर पोर्शन नेफ्रॉन का क्या है, कॉन्टिन्यूशन है किसका, बोमेंस कैप्सूल का। ये 3 पार्ट से बना है, एक तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि पीसीटी, एक बना है लूप ऑफ हेनली से, और एक बना है डीसीटी से, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से बना है। सो ट्यूबुलर पोर्शन एक पीसीटी से बना है, एक लूप ऑफ हेनली से बना है, एक डीसीटी से बना है। अब पीसीटी क्या होती है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या होती है। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एक कॉइल्ड पोर्शन है अराइजिंग फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल। मैंने आपको पहले बताया था ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से कैसे कैसे कॉइल्ड ट्यूब्स आ रहा है ना, लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कोर्टेक्स के अंदर सिचुएटेड है। फिर उसके बाद ये आगे चल के कैसे कंटिन्यू होगा, एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब होगी लूप ऑफ हेनले की। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पीसीटी की लेंथ दे रखी है 14 mm और डायमीटर 55 माइक्रोन है। पीसीटी की लेंथ कितनी है, 14 mm, डायमीटर कितना है, 55 माइक्रोन है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पीसीटी जो होता है वो आगे चल के लूप ऑफ हेनली से कॉन्टिन्यू होता है, लूप ऑफ हेनली से, ठीक है। पीसीटी जो होता है वो आगे चल के लूप ऑफ हेनली से कॉन्टिन्यू होता है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल हिस्टोलॉजी की। सो पीसीटी इज फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। पीसीटी सिंगल लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनता है। करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या इन सेल्स का, कि हेयर लाइक कलेक्शंस प्रेजेंट होते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द टिब्यूल। टिब्यूल के ल्यूमन के पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिससे पीसीटी फॉर्म्ड होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से, जो कि डायरेक्टेड कहाँ पे होता है, ल्यूमेन ऑफ द tubule. Because of the presence of these projections, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर सेल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनली की। तो लूप ऑफ हेनली में क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब आएगी। देखो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, फिर आ गई हेयर पिन बैंड, ये हेयर पिन बैंड हो गया, और फिर आ गई हमारे पास असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पूरा लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग लिम्ब में मैंने आपको बताया था पहले, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनली की बनी है एक थिक डिसेंडिंग सेगमेंट से, एक थिन डिसेंडिंग सेगमेंट से। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट क्या होती है, इज द डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ द पीसीटी। इट डिसेंड्स डाउन इनटू मेडुला, ये मेडुला में डिसेंड डाउन करेगा। ये 6 mm का होगा, डायमीटर 55 माइक्रोन होगा। तो थिक डिसेंडिंग सेगमेंट क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पीसीटी होता है। इट डिसेंड्स डाउन, ये नीचे की तरफ डिसेंड करेगा इनटू मेडुला, और कितना होगा, 6 mm होगा हमारा लेंथ में, और डायमीटर में 55 माइक्रोन होगा। ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिन डिसेंडिंग सेगमेंट की। सो थिक डिसेंडिंग सेगमेंट जो होगा वो कंटिन्यू होगा एज थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। जो हमारा थिक डिसेंडिंग सेगमेंट होगा ना, जो कि कंटिन्यूशन है पीसीटी का, यही आगे जाके कंटिन्यू करेगा किसको, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट को। ये फॉर्म्ड होता है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से। वो किससे बनता था, थिक वाला, थिक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनता था, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। थिन बनता है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से। ये आपका डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं होता, थिक वाले में ब्रश बॉर्डर होगा, लेकिन थिन वाले में हमारा ब्रश बॉर्डर नहीं होगा। इट इज कॉन्टिन्यूस एज हेयर बैंड ऑफ द लूप, ठीक है। हेयर बैंड की तरह ये कॉन्टिन्यूशन करेगा, मतलब थिक सेगमेंट ही आगे जाके थिन सेगमेंट की तरह कॉन्टिन्यू करेगा, और फिर उसके बाद हेयर बैंड ऑफ लूप की तरह कॉन्टिन्यू कर जाएगा। यहाँ पे कोई ब्रश बॉर्डर नहीं होगा, लेकिन थिक वाले में ब्रश बॉर्डर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेयर पिन बैंड की। हेयर पिन बैंड जो होगा वो किससे बनेगा, हेयर पिन बैंड फॉर्म्ड बाय द फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स विदाउट ब्रश बॉर्डर। ये भी फ्लैटेंड एपिथेलियल से बनेगा, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट की तरह ही होगा, लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं होगा, एंड कंटिन्यू एज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब आया थिक वाला, फिर थिन आया, फिर उसके बाद क्या आया हमारे पास आया हेयर पिन बैंड आया, फिर उसके बाद ये आगे जाके कंटिन्यू कर जाएगा असेंडिंग लिम्ब की तरह, असेंडिंग लिम्ब। फिर असेंडिंग लिम्ब जो होगा, या फिर हम इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ हेनली लूप हैज़ 2 पार्ट्स। एक होगा थिन असेंडिंग सेगमेंट, एक थिक असेंडिंग सेगमेंट। जैसे हमारा डिसेंडिंग लिम्ब में हुआ था, सेम हमारा असेंडिंग लिम्ब में होगा, लेकिन थिन असेंडिंग सेगमेंट एक होगा थिक असेंडिंग सेगमेंट।
थिन असेंडिंग सेगमेंट होता क्या है? थिन असेंडिंग सेगमेंट जो होगा वो होता है कॉन्टिन्यूशन ऑफ हेयर पिन बेंड, वो मैंने आपको बता दिया, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बना है विदाउट ब्रश बॉर्डर, ये भी बता दिया। फिर टोटल लेंथ कितनी है डिसेंडिंग सेगमेंट हेयर पिन बेंड की? टोटल लेंथ ऑफ थिन डिसेंडिंग सेगमेंट की बात कर रही हूँ, नॉट असेंडिंग। टोटल लेंथ ऑफ थिन डिसेंडिंग सेगमेंट हेयर पिन बेंड एंड थिन असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली इज 10 to 15 mm एंड डायमीटर इज 15 माइक्रोन। मतलब पूरा का पूरा इकट्ठा ही बता दिया हमें, इकट्ठा बता दिया है कि लूप ऑफ हेनली सॉरी हेयर पिन बेंड की, डिसेंडिंग सेगमेंट की और असेंडिंग सेगमेंट की, थिन वाले की, ठीक है। टोटल कितनी होगी? 10 to 15 mm होगी लेंथ और डायमीटर होगा 15 माइक्रोन। और असेंडिंग सेगमेंट अगर मैं देखूँ जो कि थिक असेंडिंग सेगमेंट की तरह कॉन्टिन्यूस कर जाएगा। अब थिक असेंडिंग सेगमेंट होता क्या है? मैंने थिन का डायरेक्टली आपको बता दिया 10 to 15 mm और 10 माइक्रोन, ठीक है। लेकिन थिक असेंडिंग सेगमेंट जो होगा उसका डायमीटर होगा 30 माइक्रोन, मतलब डबल होगा किसके? थिन वाले के, और 9 mm लॉन्ग होगा। थिक असेंडिंग सेगमेंट जो होता है वो लाइंड किससे होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से विदाउट ब्रश बॉर्डर। थिक वाले में हमेशा क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आएंगे और थिन वाले में फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स आएंगी, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होगा वो 30 माइक्रोन होगा, उसका 15 माइक्रोन था थिन वाले का, ठीक है। फिर टर्मिनल पोर्शन ऑफ थिक, थिक का जो टर्मिनल पोर्शन है असेंडिंग सेगमेंट which runs between the efferent and efferent arterioles of the same nephrons, ये फॉर्म करता है मैक्यूला डेंसा। क्या चीज़? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा डेंसा क्या है? जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का पार्ट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। टर्मिनल पोर्शन ऑफ द थिक असेंडिंग सेगमेंट विच रन्स बिटवीन द, किसके बीच में? एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल। मैक्यूला डेंसा जो होगा वो फॉर्म करेगा, और मैक्यूला डेंसा JGA मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका पार्ट है। थिक असेंडिंग सेगमेंट असेंड्स टू द कोटेक्स एंड कंटिन्यू एज द DCT। जो थिक असेंडिंग सेगमेंट है वो कोटेक्स तक जाएगा, फिर वो DCT पे आगे जाके कंटिन्यूस करेगा DCT पे, फिर DCT आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में। ये मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। अब देखो लेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली। सो लेंथ क्या है और एक्सटेंट क्या है लूप ऑफ हेनली का? वेरी इन डिफरेंट नेफ्रॉन्स। कोर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर जो लूप ऑफ हेनली है वो शॉर्ट होगा और हेयर पिन बेंड पेनिट्रेट करेगा ओनली अप टू आउटर मेडुला। सिर्फ आउटर मेडुला तक ही हेयर पिन बेंड जो है वो क्या करेगा? पेनिट्रेट्स करेगा कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में। कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनली कैसा होगा? शॉर्ट होगा। और वो कहाँ तक जाएगा? पेनिट्रेट करेगा हेयर पिन बेंड? सिर्फ मेडुला तक करेगा, आउटर मेडुला तक। फिर हम बात करते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनली लॉन्ग होगा। लॉन्ग होगा तो हेयर पिन बैंड एक्सटेंड करेगा डीप इनटू द इनर मेडुला। उसके अंदर हेयर पिन बैंड जो था वो एक्सटेंड कर रहा था कहाँ तक? आउटर मेडुला में। इसमें इनर मेडुला में कर रहा है। इन सम नेफ्रॉन्स इट इवन रन्स अप टू द पेपिला, पेपिला तक भी रन कर जाता है। अब हम बात करते हैं DCT की। DCT क्या होता है? कॉन्टिन्यूशन है थिक असेंडिंग लिम्फ सेगमेंट का एंड ऑक्यूपाई द कोटेक्स ऑफ किडनी। किडनी को कोटेक्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। इट इज कॉन्टिन्यूस एज कलेक्टिंग डक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया। लेंथ ऑफ द DCT क्या है? 14.5 से 15 mm है। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 22 से 50 माइक्रोन है। इसकी लेंथ कितनी थी PCT की? 14 mm थी और डायमीटर 55 माइक्रोन था। लेकिन जो DCT है इसकी लेंथ है हमारी 14.5 से 15 mm और डायमीटर है 22 से 50 माइक्रोन, ठीक है। DCT बनता किससे है? जो हमारा DCT है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनता है विदाउट ब्रश बॉर्डर। और एपिथेलियल सेल्स इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड सेल्स। आई सेल्स, एपिथेलियल सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड सेल्स। मतलब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनेगा, ब्रश बॉर्डर नहीं होगा, और इंटरकैलेटेड सेल्स बोलेंगे, इन सेल्स को आई सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। सो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है DCT की कंटिन्यू एज द इनिशियल और आर्च्ड कलेक्टिंग डक्ट विच इज इन कोटेक्स। ये कोटेक्स में होगी। लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट लाइज इन द मेडुला। जो कलेक्टिंग डक्ट का, वैसे कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होगी? कोटेक्स में होगी, लेकिन इसका लोअर पार्ट कहाँ होगा? मेडुला में होगा। 7 to 10 होगी। इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट आपकी कितनी होगी? 7 to 10 होगी। फिर 7 to 10 आगे जाके यूनाइट कर जाएगी और एक स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट बना देगी विच पासिस थ्रू द मेडुला। जो मेडुला से क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। लेंथ क्या है कलेक्टिंग डक्ट की? 20 to 22 माइक्रोन है।
सॉरी मिलीमीटर है, एंड डायमीटर कितने माइक्रोन से 40 एंड 200 माइक्रोन है। ये लेंथ और डायमीटर तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट किससे बनती है? क्यूबॉइडल और कोलमनार एपिथेलियल सेल से बनती है। कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म्ड होती है दो तरह के एपिथेलियल सेल से, एक होता है प्रिंसिपल सेल से, एक होता है इंटरकैलेटेड आई सेल से। प्रिंसिपल मतलब पी सेल्स, इंटरकैलेटेड मतलब आई सेल्स। टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैव सम फंक्शनल सिग्निफिकेंस। अब हम बात करते हैं पैसेज ऑफ यूरिन की। एज द इनर जोन ऑफ मेडुला द स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट्स फॉर्म फ्रॉम ईच मेडुलरी पिरामिड यूनाइट टू फॉर्म पैपिलरी डक्ट्स और डक्ट्स ऑफ बर्टीनी, सॉरी बैलिनी डक्ट्स ऑफ बैलिनी विच ओपन इनटू वी शेप्ड एरिया कॉल्ड पैपिला। क्या होगा? इनर जोन ऑफ मेडुला में स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट जो होंगी फ्रॉम ईच मेडुलरी पिरामिड से स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट होगी यूनाइट करके पैपिलरी डक्ट बना देगी, जिसे डक्ट्स ऑफ बैलिनी बोलेंगे, जो ओपन होंगी वी शेप्ड एरिया में, जिसे हम लोग पैपिला बोलेंगे। पैपिला इज अ वी शेप्ड एरिया इन विच द डक्ट ऑफ बैलिनी ओपन्स। पैपिला इज वी शेप्ड एरिया इन विच डक्ट ऑफ बैलिनी ओपन्स। फिर इसमें 3 या 4 क्या होंगी? माइनर कैलिसेस होंगी जो यूनाइट करके एक मेजर कैलिस बनाएंगी। 3 से 4 क्या होंगी? माइनर कैलिसेस यूनाइट कर 2 से 3 मेजर कैलाइसिस होते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने अभी बताया कि 3 से 4 माइनर कैलाइसिस होंगी, वहीं आगे चल के क्या बनाती है? मेजर कैलाइसिस बनाएंगी। और मेजर वाली कितनी हो जाएगी? फिर 2 या 3 हो जाएंगी, है ना। और माइनर वाली टोटल कितनी हो जाएगी? किडनी में 8 हो जाएंगी। फ्रॉम माइनर कैलाइसिस से क्या होगा? यूरिन पास कर जाएगा थ्रू मेजर कैलाइसिस। फ्रॉम माइनर कैलाइसिस क्या होगा? यूरिन पास कर जाएगा थ्रू मेजर कैलाइसिस, जो ओपन होगा पेल्विस में ऑफ द यूरेटर। पेल्विस इज द एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द यूरेटर प्रेजेंट इन द रीनल साइनस। ये मैं आपको किडनी में करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। वहाँ पे देखना आप मेरा किडनी का चैप्टर, जिसमें ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि रीनल पेल्विस से यूरिन जो होता है वो पास करता है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूरेटर में, एंड फिर यूरिनरी ब्लेडर तक रीच करता है। ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, और यहीं पे हमारा चैप्टर नेफ्रॉन ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।